चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस विषय को हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे और इस विषय से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, तो ये लाइव क्लासेस आप सभी के लिए है, तो पूरे मन से आप क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास को समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। आप लोग सिंपल वे में सोचिए, समझने का प्रयास करिए कि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे। अर्थ मतलब रुपया, धन, पैसा। शास्त्र मतलब अध्ययन, अर्थात रुपया, धन, पैसा का ही अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। हम आज मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है, हम आज मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। आज हम मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसका परिचय हम समझ लेंगे पहले, फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है। परिभाषा पहले हम अर्थ को समझेंगे, फिर हम परिभाषा पर बात करते हुए मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्रों पर बात कर लेंगे, ठीक है, या शाखाओं पर बात कर लेंगे। तत्पश्चात हम मांग और आपूर्ति का नियम देखेंगे। मांग और आपूर्ति का नियम, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके हम लोग समझना चाहेंगे। फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इकोनॉमिक्स। दो शब्द लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स है अर्थात अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थ व्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, दोनों का मीनिंग हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों का मीनिंग वास्तव में क्या होता है। ठीक है, तो दोनों के मीनिंग को हम सबसे पहले समझने का प्रयास कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर के बना है अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, रुपया या पैसा। शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन मतलब धन, रुपया, पैसा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरी ओर ये जो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के एक शब्द है ऑक्योनोमिया। ऑक्योनोमिया, ऑक्योनोमिया शब्द से आया है। ऑक्योनोमिया भी दो शब्दों में बढ़ सकता है, ऑक्योस, ऑक्योस और नोमस। ऑक्योस और नोमस, ठीक है। तो जहां ऑक्योस का अर्थ क्या होता है? ऑक्योस का अर्थ होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट। इस प्रकार
डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू और मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्रबंधन। मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? प्रबंधन। तो इस प्रकार हम देखें मीनिंग को अगर समझना चाहें, है ना, मीनिंग को अगर हम समझना चाहें तो ग्रीक भाषा के ऑक्योनोमिया शब्द से आया है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ऑक्योस और नोमस शब्द में हम इसे समझने की कोशिश करें तो ऑक्योस का अर्थ होता है डोमेस्टिक, नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट। डोमेस्टिक अर्थात घरेलू, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। इस प्रकार से घरेलू प्रबंधन, आय व्यय संबंधी घरेलू प्रबंधन को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। दूसरे तरीके से हम देखें तो अर्थ का होता है धन, रुपया, पैसा। शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। तो धन, रुपया, पैसा का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? मीनिंग है ये, मीनिंग। तो ये तो मीनिंग हो गया किसका? अर्थशास्त्र का। अब हम ये जानना चाहते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या है आप लोग समझ गए। अब अर्थव्यवस्था क्या है ये भी हम लोग समझ लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, मूल रूप से आर्थिक गतिविधियां होती हैं। मूल रूप से क्या है? आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्थात आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज नोट भी करते जाइए आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ ही साथ हमारे नोट करते जाइए। आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, क्या? आर्थिक गतिविधियां। अब सवाल ये पैदा होता है आर्थिक गतिविधियां किसे कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आर्थिक गतिविधियां क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, आर्थिक गतिविधियां क्या है? ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी जहां पर आर्थिक रूप से लेन देन हो, वस्तु और सेवाओं का आर्थिक रूप से लेन देन हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक गतिविधि कहते हैं। आर्थिक वस्तु होता है, आर्थिक सेवा होता है, और इन आर्थिक वस्तु और आर्थिक सेवाओं का आर्थिक रूप से लेन देन ही क्या कहलाता है? आर्थिक गतिविधि कहलाता है। तो आर्थिक गतिविधियां क्या है? ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन, ठीक है। उत्पादन के बाद हम कहेंगे कंजप्शन। कंजप्शन का अर्थ होता है उपभोग। कंजप्शन अर्थात उपभोग, उत्पादन, उपभोग। विनिमय अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन, उत्पादन, उपभोग, विनिमय। उत्पादन, उपभोग, विनिमय। वितरण, इसको आप वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण कहिएगा। वितरण के बाद विनिमय अर्थात एक्सचेंज, एक्सचेंज अर्थात विनिमय। अच्छा, इन सभी गतिविधियों में पब्लिक रेवेन्यू भी होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का अर्थ होता है राजस्व। और भी आप ले सकते हो, पब्लिक वेलफेयर ले सकते हो, समाज कल्याण। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये सभी क्या है? आर्थिक गतिविधियां। कैसे आर्थिक गतिविधियां? आपने कुछ वस्तु या सेवा का उत्पादन किया। वस्तु और सेवा का उत्पादन क्यों करते हो भैया? आर्थिकी, कुछ अर्न, पैसा अर्न करने के लिए। हमने आर्थिक वस्तु और सेवा का उत्पादन किया। उदाहरण के लिए आपने कोई कुटीर उद्योग लगाया है या आपने कोई इंडस्ट्री लगाया है, आपने किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया, क्यों? आर्थिकी प्राप्त करने के लिए। अब वो वस्तु को उत्पादन, उदाहरण के लिए इस पेन का ही आपने उत्पादन कर दिया। अब इस पेन को उत्पादन किया तो अपने तक रखने के लिए तो है नहीं, इसको आपको मार्केट में सेल करना है, कुछ अर्न करना है, पैसा अर्न करना है। अब ये मार्केट तक, उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले इसका वितरण करना पड़ेगा, बाजार तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाजार तक ले जाने के लिए, बाजार तक ले जाने के लिए एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। अर्थात एक्सचेंज का मीडियम बहुत सारा होता है। जैसे समझिएगा, एक नए स्लाइड में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं
एक नए स्लाइड में मैं आर्थिक गतिविधियों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आर्थिक गतिविधियों को समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां। अब हम जानते हैं आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कि जैसे उत्पादन हमने ले लिया, ठीक है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के कुछ कारक तत्व होते हैं, इसके कुछ कारक तत्व होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ठीक है, आपने पढ़ा है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस ये सभी उत्पादन के कारक तत्व होते हैं। भूमि नहीं होगा तो उत्पादन कैसे करोगे? भूमि के बाद पूंजी चाहिए, आपके पास पैसा चाहिए, पैसा भी हो गया तो भी उत्पादन कंप्लीट नहीं होगा। लेबर फोर्स चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो श्रम की आवश्यकता होगी। श्रम भी है लेकिन आपने एक प्रोडक्शन करने का एक तंत्र स्थापित किया है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए आपको, और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए करेज होना चाहिए आदमी के अंदर। करेज मतलब साहस होना चाहिए, साहस। तो साहस होगा तभी आदमी उस पूरे के पूरे इंडस्ट्री को संचालित कर सकता है कि नहीं? इसीलिए कहा गया कि जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन यानी उत्पादन। उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये कारक तत्व है। आपने कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया, क्यों किया? ताकि उससे कुछ आर्थिकी प्राप्त किया जा सके, कुछ अर्निंग किया जा सके। अब उत्पादन के बाद दूसरा हमने क्या बताया? उपभोग कराना है, उपभोग कराना है। इसका उपभोग यानी कंजप्शन। अच्छा, कंजप्शन कराना है, ठीक है, उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना है आपको, इस आपके प्रोडक्शन जो भी आपने किया है वस्तु और सेवा का। अब ध्यान दीजिएगा, उस डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने उत्पादित वस्तु को मार्केट तक ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण का सहारा लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, इस वितरण की प्रक्रिया में क्या होगा हम लोग देखेंगे। जीवीए होता है, जीवीए। वितरण की प्रक्रिया में क्या होता है? जीवीए। इसे हम सकल मूल्य वर्धन कहते हैं, सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। आगे चल करके इसे मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। सकल मूल्य वर्धन क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य वृद्धि होना ही जीवीए कहलाता है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? जीवीए कहलाता है। जीवीए जो है उत्पादन फैक्ट्री के उत्पादन से होकर के मार्केट तक पहुंचने तक इसमें क्या होता है? जीवीए होता रहता है। जीवीए किस माध्यम से होगा? रेवेन्यू के माध्यम से। मतलब इसे आप टैक्स सिस्टम कह सकते हैं, टैक्सेशन कह सकते हैं, टैक्सेशन, ठीक है। जो टैक्सेशन इस पर लगता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, इसके अलावा जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन सभी के माध्यम से इसमें क्या होता है? उत्पादन में कोई भी वस्तु पर हम देखते हैं जीवीए होता है, सकल मूल्य वर्धन। इसीलिए आपने सुना होगा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य कहा जाता है। अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य में दुकान वाला कोई भी वस्तु को नहीं बेच सकता, है ना। तो एमआरपी लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है एमआरपी के रेट पर ही बिके, उससे कम में भी बिक सकता है। और उत्पादन हो सकता है ये केवल 10 रुपए में हुआ और मार्केट में 1000 रुपए में बिकता हो, है कि नहीं। तो उत्पादन केवल कितने में हो रहा है? 10 रुपए में। बिक रहा है कितना? 1000 रुपए में। तो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है यहाँ बना ही नहीं है, ये चाइना में, वियतनाम में, जापान में बना होगा। अब जापान में बना है, वहां से फिर सीमा शुल्क लगा होगा, भारत में टैक्स लगा होगा, फिर जितने भी
इसके डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उन तक पहुंचते 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 फिर मार्केट तक आया, मार्केट तक आने के बाद फिर हमारे पास आया। तो इस तरह से इसके प्रत्येक चरण में, मार्केटिंग और उत्पादन के प्रत्येक चरण में इस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीए, सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, इस वस्तु को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि मार्केट तक पहुंच सके। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, हम लोगों ने देखा चौथे क्रम पर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब है विनिमय हो रहा है, विनिमय हो रहा है, विनिमय मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप जो है इसको ऐसी दान तो दोगे नहीं, इसके बदले में आपको कुछ मूल्य चाहिए, तो आपने हमें वस्तु प्रदान किया, वस्तु की जगह में हमने आपको क्या दिया, इसका मूल्य अदा किया, तो पैसे के बदले हमने सामान खरीदा, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा, एक्सचेंज के बाद क्या है, एक्सचेंज के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उपभोग, वितरण, विनिमय और राजस्व। राजस्व, राजस्व का मतलब है रिवेन्यू, रिवेन्यू भी आपने समझ लिया, रिवेन्यू क्या है, तो उत्पादन के प्रत्येक चरण में, उत्पादन के प्रत्येक चरण में गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है वह क्या है, रेवेन्यू कहलाता है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो इन सभी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, इन सभी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। आर्थिक गतिविधियों के दो फैक्टर्स होते हैं, मुख्य रूप से दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर क्या कहलाता है, आर्थिक वस्तु, आर्थिक वस्तु, इसे इकोनॉमिक गुड कहा जाता है, और दूसरा है आर्थिक सेवा, आर्थिक सेवा। आर्थिक सेवा ऐसी सेवा जैसे कि चिकित्सा, चिकित्सा के बदले कुछ शुल्क दिया जाता है और बदले में चिकित्सा प्राप्त किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है, सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप टोल टैक्स पे करते हो और ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हो, तो सेवा के बदले आपने कुछ शुल्क पे किया, तो आर्थिक सेवा हो गया। ठीक, आर्थिक वस्तु का मतलब क्या हुआ, आपने ऐसा कोई भी वस्तु जिसका कुछ मूल्य होता है, जैसे इस पेन का अपना एक मूल्य है, इस डिजिटल बोर्ड का अपना एक मूल्य है, इस फैन का, इस पंखे का, इस लाइट का अपना एक मूल्य है, सभी आर्थिक वस्तु है। क्योंकि ऐसा वस्तु जिसका कोई आर्थिक मूल्य हो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक वस्तु कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों में दो प्रमुख फैक्टर होते हैं, एक तो आर्थिक वस्तु होता है और एक आर्थिक सेवा होता है। ठीक, और इन दोनों से क्या बनता है, आर्थिक गतिविधि बनता है। आर्थिक गतिविधियों के कारक और कौन कौन हो सकते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। बात समझ में आ गया। विनिमय बहुत से प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने विनिमय के कौन कौन से माध्यम को अभी तक जाना है, कौन कौन से विनिमय के माध्यम को अभी तक आपने समझने का प्रयास किया है। जैसे देयर आर सम टाइप्स ऑफ, देयर आर सम हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के कुछ माध्यम को हम समझना चाहते हैं। एक्सचेंज, विनिमय, ठीक है, विनिमय के कुछ माध्यम को हम समझना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राचीन समय में, जैसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्रकालीन सभ्यता की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसे कहते हैं, हड़प्पन सभ्यता कह देते हैं, तो उस समय या और पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का पहला वाला काल ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल मतलब उत्तर वैदिक काल का पहला वाला काल क्या कहलाता है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल में कैसा था, वस्तु और सेवाओं का लेन देन, आर्थिक गतिविधि कैसा था, आर्थिक गतिविधि को समझना चाहते हैं। आर्थिक गतिविधि में एक्सचेंज का मीडियम क्या था, वस्तु विनिमय। कैसा था, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के माध्यम से आपने 2 किलो टमाटर लिया तो आपने 2 किलो प्याज बदले में ले लिया। तो आप देखिए ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, मोहनजोदारो मूवी देखना आप लोग, वहां पर भी इसके विषय में कुछ जानकारियां आपको मिलेंगी, कुछ कहानी वहां पर भी बताया गया है। तो नील की खेती कर रहे हैं लोग,
अब क्या करते हैं, उसको बेचने मोहनजोदाड़ो लेकर के जाते हैं, वहां से बहुत सारे अपने आवश्यक काम की चीजों को खरीदते हैं और बदले में नील को उनको बेच देते हैं कपड़ा रंगने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आर्थिक वस्तुओं का लेन देन आर्थिक वस्तुओं से ही होता था, जिसके लिए किसी प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी, उसे ही हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं, वस्तु के बदले वस्तु। इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमें जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, जनपद और महाजनपद काल की बात करते हैं, उसके बाद फिर जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद मौर्यकालीन सभ्यता की ओर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो वहां पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग होने लगा था, जिसको हम आहत सिक्के भी कहते हैं, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। तो वो कालक्रम क्या कहलाता है, वो कालक्रम को हम कहते हैं कॉइन्स विनिमय, मतलब कि सिक्कों का विनिमय, कॉइन एक्सचेंज, कॉइन एक्सचेंज, कॉइन एक्सचेंज। पहले गुड एक्सचेंज होता था, फिर सिक्कों के माध्यम से विनिमय होने लगा, फिर सिक्कों के माध्यम से, इसको धात्विक विनिमय भी आप कह सकते हो, क्योंकि धातु के बने होते थे सिक्के, तो धात्विक विनिमय होने लगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि समय आता है पेपर करेंसी का, तो इसे हम कहते हैं फिएट एक्सचेंज, फिएट एक्सचेंज, फिएट करेंसी का एक्सचेंज। आप लोग सोच रहे होंगे फिएट क्या होता है। वैश्विक दृष्टिकोण से जितने भी कागजी नोट हैं जो उस देश के सरकार के द्वारा प्रचलन में है, उस अथॉराइज्ड, उस प्राधिकृत कागजी मुद्रा को ही फिएट करेंसी कहा जाता है। तो विश्व में सभी देश के पास क्या होता है, फिएट करेंसी। हमारे यहाँ भारतीय रुपया कागजी नोट के रूप में 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500 और 2000 के नोट क्या कहलाएंगे, फिएट करेंसी कहलाएंगे। वहीं डॉलर भी होता है, अमेरिका की ओर जाए तो जापान में येन है ना, तो ब्रिटेन में पाउंड है, तो वहां की पाउंड, ब्रिटेन की पाउंड क्या है, फिएट करेंसी है, अमेरिका का डॉलर फिएट करेंसी है, भारत का रुपया फिएट करेंसी है, जापान का येन फिएट करेंसी। तो इस प्रकार से जो फिएट करेंसी होते हैं, फिएट करेंसी मूल रूप से किसी सरकार के द्वारा अधिकृत, प्राधिकृत, ऑथराइज्ड करेंसी होता है, कागजी करेंसी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो वस्तु विनिमय के बाद धात्विक करेंसी का काम, धात्विक एक्सचेंज आया, धात्विक विनिमय, फिर फिएट करेंसी। फिएट करेंसी के बाद आज हम देखते हैं ई करेंसी का दौर है। ई करेंसी, ई एक्सचेंज हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में एक तो मोबाइल बैंकिंग का नाम आता है, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग का भी नाम आता है, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के अलावा जो चेक बुक होता है, चेक बुक, सीबीटी, चेक बुक विड्रॉल सिस्टम, उसके माध्यम से भी ई एक्सचेंज हो जा रहा है आजकल। हम देखते हैं उसको तो ई एक्सचेंज नहीं कह सकते, फिएट करेंसी के अंतर्गत हम उसको लेकर के चलेंगे, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, MICR माइक्रो कोड के माध्यम से ही वो एक्सचेंज होता है फाइनली। अच्छा देखिए, इसके बाद अगर हम देखें तो आज प्लास्टिक करेंसी का दौर है। प्लास्टिक करेंसी, यह भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ही इसका एक्सचेंज होता है। प्लास्टिक करेंसी में क्या होता है, ई ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक करेंसी क्या है, अगर पूछा जाए तो क्या ध्यान रखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक करेंसी कहलाते हैं। क्लियर। तो ई एक्सचेंज के माध्यम से हम प्लास्टिक करेंसी के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, सीबीटी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, विनिमय का माध्यम अपना सकते हैं। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया है ना, कोई डाउट? तो इस प्रकार से हमारा विनिमय का माध्यम बदलते गया है। तो हमने देखा कि आर्थिक गतिविधि क्या है। अब फाइनली आप लोग समझ पाए होंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। आर्थिक गतिविधि आप लोग समझ गए, तो अब मैं फाइनली इसका आंसर देने जा रहा हूं कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दीजिए। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है और आर्थिक गतिविधियां ही अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां ही अर्थव्यवस्था है और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है परिभाषा। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र है और आर्थिक गतिविधियां ही अर्थव्यवस्था है। आर्थिक गतिविधियां ही अर्थशास्त्र है। आर्थिक गतिविधियां क्या है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिवेन्यू, पब्लिक वेलफेयर, ये सभी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारक तत्व क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड एंड इकोनॉमिक सर्विस, अर्थात आर्थिक वस्तु और आर्थिक सेवा, ये मुख्य रूप से फैक्टर होते हैं आर्थिक गतिविधियों के। आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर संपन्न होती है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। उत्पादन क्या होता है? किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, जिसमें 5 प्रमुख कारक तत्व होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, शासन। आगे इस क्लासेस में मैं पूछूंगा इससे संबंधित आपसे प्रश्न, तो इसको ध्यान से सुनते चलो। उत्पादन के कारक तत्व क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब हमने समझ लिया कि एक्सचेंज का भी मीडियम क्या रहा है, तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक ये सभी एक्सचेंज के मीडियम है। अभी ई करेंसी, ई एक्सचेंज के बाद और क्या आ गया है बताइए आप लोग? अभी वर्चुअल करेंसी का समय है। वर्चुअल करेंसी भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का ही, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का ही पार्ट है। वर्चुअल करेंसी में क्या होता है? बिटकॉइन इत्यादि के माध्यम से कोई वर्चुअल करेंसी होता है, उसका हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस पर हम लोग जो है लेन देन करते हैं, खरीदारी करते हैं, है ना, उसे हम वर्चुअल करेंसी कहते हैं, जो कभी भी हमारे हाथों में फिजिकल रूप में नहीं आएगा, केवल वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, आभासी मुद्रा, इसे हम कहते हैं आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आर्थिक वस्तु क्या है, आर्थिक गतिविधि क्या है। अब हम थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करेंगे, अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या होगा। अभी हम लोग मीनिंग को समझें, केवल अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का मीनिंग समझें। कुछ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का काम किया है, तो उनकी परिभाषा क्या रही है, परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की हम परिभाषा को समझना चाहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की हम परिभाषा को समझना चाहते हैं। देयर आर सम डेफिनेशंस, देयर आर सम डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे एक परिभाषा, प्रसिद्ध परिभाषा, जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किस प्रकार से इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर मार्शल, पहला परिभाषा हम देखते हैं प्रोफेसर मार्शल का। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण का विज्ञान है।
कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान है। वहीं अगर हम बात करें रॉबिन्स की, ठीक है, रॉबिन्स, और रॉबिन्स कहते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर मन है। वी आर ह्यूमन एंड वी हैव अ माइंड। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर मन है। मन में क्या जागती हैं? इच्छाएं, मतलब डिजायर। मन में क्या जागती हैं? डिजायर। डिजायर क्या जन्म देता है? आवश्यकताओं को। डिजायर क्या जन्म देगा? आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? अवेलेबल रिसोर्सेज से। अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब उपलब्ध प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन है, उन संसाधनों से हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। इन संसाधनों का कैसे यूज करना है, इन संसाधनों को यूज कैसे करना है, तो इसका यूज करना है हमको ऑप्टिमम तरीके से। रॉबिन्स कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर मन है, मन में इच्छाएं जागती हैं, इच्छाएं आवश्यकताओं को जन्म देती है। आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से पूर्ण की जा सकती है, और उसका उपयोग हम किस तरह से करें, इसी का ज्ञान, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। कौन कह रहे हैं? रॉबिन्स कह रहे हैं। तो यहां पर सैमुअलसन साहब क्यों पीछे रहे? सैमुअलसन साहब क्या कहेंगे, देखिए। सैमुअलसन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास का विज्ञान है, मानव विकास का विज्ञान है, मानव विकास का विज्ञान। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र विज्ञान समूह, कला समूह में सबसे प्राचीनतम, कला समूह में सबसे प्राचीनतम, और विज्ञान समूह में सबसे नवीनतम विज्ञान है। कला समूह में सबसे प्राचीनतम विज्ञान है, प्राचीनतम विज्ञान, और विज्ञान समूह में सबसे नवीनतम विज्ञान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा, सैमुअलसन कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मानव विकास का विज्ञान है। अर्थशास्त्र कला समूह में सबसे प्राचीनतम विज्ञान है, और विज्ञान समूह में सबसे नवीनतम है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की रानी है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या कहा? क्वीन ऑफ सोशल साइंस, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान की रानी किसने कहा है अर्थशास्त्र को? तो सैमुअलसन ने कहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परिभाषा पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो है प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है, प्रोफेसर एडम स्मिथ, इनका नाम स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया? इन्होंने कहा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमी क्या है? धन का विज्ञान है। इकोनॉमी क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है भाई? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखा था। बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थात इसको शॉर्टकट में हम देखें, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक इन्होंने लिखा था। द वेल्थ ऑफ नेशन,
द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन में सर्वप्रथम 1776 में इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दिया, और धन संबंधी परिभाषा देते हुए इन्होंने इसी बुक में व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोनॉमिक्स को भी समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार से हम कहते हैं कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्रश्न आपको बनता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। अब प्रोफेसर एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने धन संबंधी सर्वप्रथम ऑथेंटिक परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से एडम स्मिथ को जाना जाता है। इन्होंने माइक्रोनॉमिक्स जैसे सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया, साथ ही साथ लेजिश फेयर जैसे प्रिंसिपल को भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या था। तो द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखा गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र संबंधी या धन संबंधी परिभाषा किसने दिया, तो एडम स्मिथ। एक प्रश्न और आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्राचीन भारत में भी एक व्यक्ति हुए हैं, एक महान व्यक्ति हुए हैं, मौर्य काल, 6ठी शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध समय की बात कर रहा हूं। मौर्य काल में मौर्य प्रशासन को व्यवस्थित करने वाले एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। 3 नामों से उनको पुकारा जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो मौर्य प्रशासन संबंधी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बुक लिखा था। बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। लेकिन वो केवल आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नहीं था, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी प्रकार की जो रणनीतियां हैं, बातें हैं, लिखी गई थी, है ना। तो वो भी एक महान व्यक्ति थे, तक्षशिला में आचार्य थे, चाणक्य या विष्णुगुप्त, या उन्हें हम क्या बोलते हैं, चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं या कौटिल्य कहते हैं। तो प्राचीन समय में अर्थशास्त्र नामक बुक के लेखक कौन है अगर पूछ दिया जाए तो आप चाणक्य का नाम रखेंगे। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको कहना है एडम स्मिथ ही आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। कुछ छोटी मोटी बातें और हैं, इस पर मैं थोड़ा सा 10 मिनट आपसे 5 मिनट केवल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वह है अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की शाखाएं। फिर अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की शाखाएं, शास्त्र की शाखाएं, ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अर्थशास्त्र की प्रमुख 2 शाखाओं पर हम लोग बात करेंगे। अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे ही हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र।
यहां से भी आपके प्रश्न पूछते हैं, यहाँ तक कि आप सीजीपीएससी मेंस में भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां आपका प्रश्न पूछ सकता है अर्थशास्त्र की शाखाओं का वर्णन करें। और वन डे एग्जामिनेशन एबीईओ सीजीपीएससी से संबंधित एडीईओ एबीईओ या फिर इंडियन जीएस जहां जहां पर आता है ना, इंडियन जीएस जहां पर भी होगा जैसे सीजी व्यापम या वन डे एग्जामिनेशन, उन सभी जगहों पर अर्थशास्त्र की शाखाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इसके अध्येता कौन है या प्रणेता कौन है ना। तो प्रणेता की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है इसके इंट्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रणेता कहलाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके आईएमपी में ध्यान रखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता है एडम स्मिथ। अब थोड़ा समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। छोटे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, छोटे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे किसी घर या परिवार का आर्थिक गतिविधि, किसी ठेले वाले का, दुकान वाले का, या कोई निजी फर्म है, निजी कंपनी है, तो छोटे आर्थिक गतिविधियां जहां पर होती हैं, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, वो भी क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो किसी छोटे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन या कोई सीमित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, सीमित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे परिवार का अर्थशास्त्र, परिवार का आर्थिक अध्ययन, किसी व्यवसाय का आर्थिक अध्ययन, किसी फर्म, किसी कंपनी का आर्थिक अध्ययन, या किसी ठेले वाला, दुकान वाले का आर्थिक गतिविधि का अध्ययन, ये सभी क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, जॉन मेनार्ड कीन्स, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा वृहद एवं बड़े आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। वृहद एवं बड़े आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि मतलब जिसमें समाया हुआ है बहुत कुछ। जैसे देश में राष्ट्रीय आय का आंकलन करना है, गरीबी और बेरोजगारी का आंकलन करना है, तो इसमें बहुत सारे, ढेर सारे डेटा की आवश्यकता होती है, इंफॉर्मेशन जरूरी होती है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, लार्ज एरिया में आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके प्रणेता कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। और इस प्रकार से राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। छोटे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके प्रणेता हैं एडम स्मिथ। जैसे छोटे फर्म हैं, एनजीओज हैं, या फिर आप कह सकते हो परिवार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाजार क्या होता है, बाजार में मांग और आपूर्ति का नियम क्या है, और उससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पर भी वृहद अध्ययन करते हुए इस पूरी श्रृंखला को आगे लेकर के चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।